नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे 1 और 2 दिसंबर की उन घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहे। दोस्तों आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे 100% पेपर में पूछा जाएगा, कौन बना आईसीसी का सबसे युवा चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। इसके साथ ही 1 और 2 दिसंबर की और भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको भी आज के सेशन में कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं बार बार कह रहा हूं 100% आपसे ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। हु बिकेम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष 1 दिसंबर 2024 को कौन नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमारे देश के बीसीसीआई के पूर्व सचिव यानी कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, जो कि ऑलरेडी बीसीसीआई के सचिव के रूप में 5 सालों तक कार्य कर चुके हैं। 2019 से ये 2024 तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। जैसा तो इनको देखिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और ये इनके नाम का जो घोषणा हुआ था कि ये बनेंगे अगले आईसीसी के हेड, ये अगस्त में ही हो चुका था। लेकिन जो करंट उस समय के चेयरमैन थे आईसीसी के, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, इनका कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होने वाला था। तो जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ 1 दिसंबर से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है दोस्तों। तो बिल्कुल आप याद रखना, आईसीसी का अब तक का जितना भी इतिहास रहा है उसके जितने भी चेयरमैन बने हैं उनमें सबसे जो युवा अध्यक्ष बने हैं वो हमारे देश के जय शाह बने हैं। अभी आने वाले सालों में पूरा आईसीसी को कंट्रोल करेंगे और इनका जो सबसे मेन एजेंडा है, इन्होंने अपने इनॉग्रल स्पीच में ये बोला भी कि हमारा जो मेन एजेंडा है, अगला जो ओलंपिक खेल होने वाला है 2028 में, कहां पर होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में, वहां पर क्रिकेट को इंक्लूड कर लिया गया है एज ए गेम के रूप में। तो इनका पूरा का पूरा टारगेट है कि क्रिकेट की जो लोकप्रियता है ओलंपिक खेलों में उसको शामिल करा के और तेजी से पूरी दुनिया में इसको इंक्रीज किया जाए। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें कि आईसीसी जो पूरी दुनिया की क्रिकेट से संबंधित सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1909 में दोस्तों। और उस समय इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। बाद में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके यूएई, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम का देश है, वहां पर एक दुबई नाम का शहर है, वहां पर स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दुबई में, यूएई की एक शहर है ये। और इसके अलावा इसका स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1909 में। और इस समय आईसीसी के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, तो एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, जय शाह। और ये 36 साल की उम्र में इस आईसीसी के बनने वाले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the border security force यानी कि बीएसएफ was established? बीएसएफ जो हमारा सीमा सुरक्षा बल है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो बिल्कुल डेट याद रखिएगा, क्योंकि रिसेंटली बीएसएफ ने अपना 16th रेजिंग डे या फिर हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो कितने तारीख को ये सेलिब्रेट किया है दोस्तों, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में स्थापित होती है और इस बार 1 दिसंबर 2024 को बीएसएफ अपना 60वां रेजिंग डे मनाता है दोस्तों। अगर बीएसएफ के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद भारत सरकार को लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने के लिए हमको एक अलग से पैरामिलिट्री की जरूरत होगी। और उसी पर्पज से 1 दिसंबर 1965 को ही बीएसएफ का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। और इसका जो मेन काम था उस समय इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना दोस्तों। बाद में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनता है बांग्लादेश 1971 में, और उसके बाद से बीएसएफ बांग्लादेश के भी बाउंड्री को सिक्योर कर रहा है। तो अगर आज के डेट में आपसे पूछा जाए कि बीएसएफ का यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ भारत की जितनी भी लंबी सीमा रेखा है उसको क्या करना, आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षा पहुंचाना दोस्तों। और बीएसएफ का एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसका मोटो लाइन। देखिए क्या होता है कि भारत में जितने आर्म्ड फोर्सेज हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन लोगों का एक मोटो लाइन होता है जो उनके अंदर उत्साहवर्धक का कार्य
करता है। तो अगर आपसे आने वाले एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी आने वाला है, तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बीएसएफ का मोटो लाइन आप बताओ, तो बिल्कुल याद रखिएगा जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक अपना ड्यूटी करेंगे। इतना बेहतरीन जो है कि इनका मोटो लाइन है। इसलिए जितने भी बीएसएफ के जवान होते हैं बड़े ही मोटिवेटेड होते हैं और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा देने की वजह से उनके अंदर देशभक्ति एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे बात कर ले बीएसएफ के बारे में कि करेंटली बीएसएफ का डीजी कौन है। डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। इस पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को कौन डायरेक्ट करता है, तो बिल्कुल नाम उनका याद रखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी। अगस्त 2024 में अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डीजी ऑफ बीएसएफ, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी भी हैं। तो अगर आपसे एक बार मैं यहाँ पे बता दूं कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या फिर आईटीबीपी हो या सीआरपीएफ हो, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जो डीजी होते हैं दोस्तों, वो इंडियन पुलिस सर्विसेज के सीनियर जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2024, यानी कि विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय क्या है। देखिए, एड्स पूरी दुनिया में एक बड़ी बीमारी है। अब तो इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल गई है और रिसेंटली भारत सरकार का भी आंकड़ा आया कि 2010 के बाद हमारे देश में जो एड्स के मामले हैं वो लगभग 40% कम हुए हैं। तो एक तरीके का बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी सरकार ने भी हासिल किया और पूरी दुनिया में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को दोस्तों याद रखना एज एन वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार भी वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। आपसे पेपर में एक तो ये पूछ सकता है कि कितने तारीख को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि इसकी थीम क्या थी 2024 में। तो जो मैंने आज का एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है थीम पे किया है। थीम बिल्कुल याद रखिएगा, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। दिस इज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2024, यानी कि सही रास्ता अपनाएं और मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। तो माई हेल्थ इज माई राइट, और आपको जो रास्ता अपनाना है बिल्कुल सही अपनाना है। इस तरीके से आप इसके थीम को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर विश्व एड्स दिवस की बात करें कि इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1988 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। किसके द्वारा ये सेलिब्रेट होता है दोस्तों, तो एक संस्था का नाम आप लोग सुने होंगे, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो पूरी दुनिया में WHO के द्वारा 1988 से लगातार विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 दिसंबर। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं WHO की करूं तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में दोस्तों। तो ये 2-3 चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की सिटी जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसीलिए आप देखोगे कि 7 अप्रैल को इसके स्टैब्लिशमेंट डे को एज ए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। तो यहां पर एक और आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कितने तारीख को मनाया जाएगा, तो 7 अप्रैल को। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी बिगिन देयर फर्स्ट एक्सरसाइज। पहली बार ये दोनों देश मिलकर एक तरीके का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम इन लोग रखे हैं सिनेबेक्स 2024, और ये दिसंबर 1 से स्टार्ट हो गया है। तो ये पहली बार कहां पर आयोजित हो रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इंडिया में आयोजित हो रहा है। और इंडिया के किस सिटी में, तो महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों। ये देखिए सिनबैक्स फर्स्ट एडिशन, और ये कहां पर पूरा का पूरा स्टार्ट हो गया है, पुणे में। हमारी आर्मी की तरफ से जो हेड है और ये कंबोडियन आर्मी के हेड है, दोनों लोगों की तरफ से यहाँ पे पूरे के पूरे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। कितने तारीख को स्टार्ट हो गया है, एक बार फिर से जान लीजिए, 1 दिसंबर को। और ये कितने तारीख तक चलेगा दोस्तों, तो ये 8 दिसंबर तक पूरा का पूरा एक्सरसाइज चलेगा। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से 20 पर्सोनल और कंबोडियन आर्मी की तरफ से 20 पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है जो बड़े अधिकारी होते हैं, तो ये यहां पर भाग लेंगे। और टेबल टॉक, ये जो टेबल टॉप एक्सरसाइज होता है, इसका मतलब होता है कि टेबल पे बैठकर लोग बड़ी बड़ी जो रणनीतियां होती हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसको बनाते हैं। तो एक तरीके का ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है, जहां पर बहुत सारी रणनीतिक वार्ताएं होंगी और कुछ बिहेवियर रूप में भी, जैसे कह सकते हो कि ऑन द फील्ड भी कुछ एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज होंगी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे टेबल टॉप जो एक्सरसाइजेज है वही कराई जाएंगी। तो ये आपसे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी जीडी या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, अगर कोई स्टेट सर्विसेज के लिए जा रहा है, हरियाणा सीईटी के लिए जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये पहली बार दोनों देश के बीच में एक्सरसाइज हो रहा है। इंडिया वैसे तो बहुत सारे बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। अगर आप मेरे लगातार करंट अफेयर सेशन के साथ जुड़ते रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि लगभग सारे सेशंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर आपको पढ़ाया जाता है। तो उसी सीरीज में अब इंडिया एक और देश के साथ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली रहा है, जिसका नाम है सिनेबैक्स। तो पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा, कंबोडिया और इंडिया का ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024। ये जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है दोस्तों, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो बैडमिंटन का ये जो सैयद मोदी टूर्नामेंट है, पहले तो ये जान लो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में इस पूरे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया। और इस टूर्नामेंट की जो दो सबसे लीडिंग विनर, यानी कि मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में सिंगल वाले जो मैचेस थे, उसकी अगर हम बात करें सिंगल प्रतिस्पर्धा की, एकल प्रतिस्पर्धा में भी भारत की और पुरुष वाली कैटेगरी में भी और महिला वाली कैटेगरी में ही भारत के ही खिलाड़ियों ने खिताब जीता है। तो महिला वाली अगर कैटेगरी की बात करें तो हमारे देश की जो लीजेंड फीमेल बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं, उन्होंने इस बार का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 बैडमिंटन का जीत लिया है। और अगर पुरुषों वाले टूर्नामेंट की बात करें तो ये देखिए लक्ष्य सेन, ये भी भारत के बहुत बड़े उभरते हुए सितारे हैं। ओलंपिक के इस बार के टूर्नामेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था मेडल जीतने का, लेकिन चूक इनसे हो गई थी थोड़ी सी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और प्रयास करते तो शायद हमारे पास एक और मेडल आ जाता। तो लक्ष्य सेन से हमें उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में ये भारत के लिए 100% मेडल लाएंगे दोस्तों। पीवी सिंधु ऑलरेडी 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। तो ये बड़े नाम है हमारे देश के बैडमिंटन खिलाड़ियों में। इन दोनों ने इस बार का, एक बार फिर से बता दूं, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो बैडमिंटन से रिलेटेड था, जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, लखनऊ में, उसको जीत लिया है दोस्तों। आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड महाकुंभ एरिया एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर 2024 कुंभ मेला। ये समझ लो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आखिर किस राज्य ने आने वाले 2025 के कुंभ मेले के लिए, 2025 में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। देखो दोस्तों, महाकुंभ 12 वर्षों में क्या होता है, इसको अलग अलग 4 शहरों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से मैं अभी समझा देता हूं। देखो पहले ये जो कुंभ मेला है वो 12 साल में 4 अलग अलग शहरों में लगता है। कहां कहां लगता है, तो जैसे नासिक, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे गोदावरी नदी होती है। तो गोदावरी नदी के नासिक जो महाराष्ट्र में बहती है, वहां पे नासिक नाम का शहर है, उस गोदावरी नदी के तट पर एक बार मेला लगेगा। उसके 3 साल बाद कहां लगेगा, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां कौन सी नदी बहती है, क्षिप्रा। तो क्षिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ लगेगा। फिर उसके 3 साल के बाद हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, वहां कौन सी नदी है, गंगा, उसके तट पर लगेगा। और फिर उसके 3 साल के बाद आप देखोगे प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश वाला जो महाकुंभ है सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जो संगम है उसके किनारे पर आयोजित किया जाता है। तो ये आप याद रखना कि महाकुंभ एक जगह पर, जैसे कि अगर इलाहाबाद में इस बार हो गया तो अगली बार कब होगा, 12 सालों के बाद। यहाँ अगर जैसे पिछला 2021 में जो कुंभ आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, हरिद्वार में, तो अब वहां पे अगले 12 सालों के बाद आयोजित होगा। तो इनका ये टेन्योर फिक्स होता है दोस्तों। तो अगर इस बार के हम कुंभ मेले का आयोजन देखें कि कहाँ हो रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की फेमस सिटी प्रयागराज में। ये देखिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी दिशा में अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि जितने एरिया में, प्रयागराज के जितने एरिया में ये पूरा का पूरा कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, उसको एक नए जिले के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम है। और उन्होंने उस एरिया का नाम क्या रखा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका नाम रखा है महाकुंभ एरिया। ये नए जिले का नाम होगा, बिल्कुल याद रखना, महाकुंभ एरिया। और
उत्तर प्रदेश सरकार के इस डिसीजन से अब ये बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या हो गई वो 76 हो गई दोस्तों। वैसे अगर करेंटली हम उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या देखें तो 75 है, लेकिन अब ये नया जिला घोषित हुआ है। लेकिन अभी आप मत मान लो कि ये परमानेंट जिला रहेगा। जब तक कुंभ मेले का आयोजन होगा यह एक स्वतंत्र जिले के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद फिर से इसको समाप्त करके उस पूरे एरिया को दोबारा से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में वापस कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेला जो यूनेस्को होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, उसके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाली लिस्ट में ये शामिल है। अगर हम इस लिस्ट में यूनेस्को के देखें कि भारत की तरफ से कितने जो है कि यहाँ पर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी शामिल हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 दोस्तों। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है, जिसमें मैं खास रूप से कुछ नाम आपको दिखा दूं। जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में होने वाला जो रामलीला होता है, कुंभ मेला देखिए ये उत्तर प्रदेश का, ये भी इस लिस्ट में है। इसको 2017 में इस लिस्ट में डाला गया था, तो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए बुद्धिस्ट लोगों के जो कर्मकांड होते हैं, कालबेलिया राजस्थान का एक बड़ा ही फेमस सपेरों का डांस होता है, इसको भी शामिल किया गया है। गरबा डांस गुजरात का है। कुटियाट्टम और कुडियाट्टू केरला के दो बड़े जो है कि एक तरीके से कल्चरल इवेंट हैं जिनको इस वाले इंटेंजिबल सूची में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों छऊ डांस आप जानते हो, दुर्गा पूजा है। देखिए तो ये बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं। अगर आपसे पेपर में पूछता है एसएससी आने वाले एग्जाम्स में या स्टेट सर्विसेज पूछते हैं कि इस समय यूनेस्को की इंटेंजिबल जो कल्चर वाली लिस्ट है उसमें भारत की तरफ से कितने जो है कि वो शामिल है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये हो चुका है 15, 13 नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसको फिर से आप क्लियर कर लेना, 15। ठीक है, चलिए आज के सेशन के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हरी मऊ शक्ति 2024 हैज स्टार्टेड ऑन 2 दिसंबर बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि 2 दिसंबर को किन 2 देशों की सेनाओं के बीच अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2024 का इनॉग्रेशन हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिनबैक्स की बात की थी जो कंबोडियन और इंडियन आर्मी के बीच हुई थी। अब देखिए हरी मऊ शक्ति की बात आ गई। हरी मऊ शक्ति का इस बार का ये जो एडिशन हो रहा है ये बिल्कुल याद रखिएगा 4th एडिशन है। और ये किन 2 देशों के बीच आयोजित हो रहा है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच। इंडिया की आर्मी और मलेशिया की आर्मी मिलकर इसको कराते हैं। और इस बार 2024 में इन दोनों देशों का ये चौथा हरी मऊ शक्ति का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाला एडिशन है। और कहां पर ये इस बार आयोजित हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज एक बार इंडिया में होता है और एक बार कहां होता है, मलेशिया में होता है। तो इस बार मलेशिया की बारी है और मलेशिया इसको कहां पर आयोजित कर रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बेंटोंग कैंप में। प्लेस का नाम बिल्कुल याद रखना है, बेंटोंग कैंप ऑफ मलेशिया। और ये कब से कब चलेगा, तो ये 2 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 15 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज चलेगा दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यहां से इसको स्कैन भी कर सकते हैं दोस्तों। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी आप यहां से स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।